वेलकम बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री के सेशन 2 में आपका स्वागत है। सेशन 1 में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तक पढ़ा था। अभी सेशन 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में और स्टीरियोजेनिसिटी के बारे में। फिर फर्दर हम लोग आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स देखेंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन एटम हैविंग groups or atoms of such nature that an exchange of any two groups or atoms give a stereoisomerism। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करें जैसे ये कार्बन है, इस पे A, B, C, D, E ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स या एटम्स अगर किसी दो का आपस में हम इंटरचेंज करते हैं, याद रखेंगे सिर्फ दो का, एक इंटरचेंज होना है, आपस में सिर्फ एक इंटरचेंज होना है, दो इंटरचेंज नहीं होना है, एक इंटरचेंज होना है। अगर हम इन दोनों के बीच इंटरचेंज करते हैं तो हमें ये एक दूसरा कंपाउंड, दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, और स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 जो है वो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है। आगे जाकर हम लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों आइसोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं और ये एनेंसियोमर्स होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टीरियोजेनिसिटी मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म किस किस जगह पे अराइज होता है, कहां कहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, कहां कहां पर किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स अराइज होता है। तो जो फर्स्ट और सिंपलेस्ट है वो है सेंट्रल मॉलिक्यूल कायरलिटी। सेंट्रल मॉलिक्यूल कायरलिटी में इस टाइप का मॉडल होता है। सपोज ये है आपका एक कार्बन सेंट्रल एटम है, उससे CABDE 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसा कि यहां पर पहले दिखाया गया है। इसे हम लोग और डिटेल में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा होता है एक्सियल मॉलिक्यूलर कायरलिटी। एक्सियल मॉलिक्यूलर कायरलिटी में हम लोग एलिन्स की बात करते हैं। ये एलिन्स है, एलिन्स की बात करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इसका। एलिन्स में क्या होता है कि ये लगातार 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ये एक प्लेन में होता है, फिर उसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में होता है, या कहें कि ये दो एक प्लेन में होता है और ये कार्बन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप के वजह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है ये कंप्लीट। और यहां पर हम लोग इस तरीके से स्टीरियोजेनिक सेंटर में स्टीरियोजेनिसिटी हम लोग देख पाते हैं। इसका भी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद प्लेनर कायरलिटी आती है। प्लेनर कायरलिटी में ANSA कंपाउंड्स और साइक्लोपेन्स आता है। इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक एग्जांपल के रूप में यहां पर लिखा हुआ है। फिर एक हेलिसिटी आती है। हेलिसिटी मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर 2 टाइप से होता है। एक राइट हैंडेड हेलिकल होता है और दूसरा लेफ्ट हैंडेड हेलिकल होता है। तो इसे राइट हैंडेड हेलिकल को हम लोग P हेलिक्स बोलते हैं और लेफ्ट हैंडेड हेलिकल को M हेलिक्स बोलते हैं, जिसका डिटेल भी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। अब एक एक करके उन सारे कंडीशंस को हम लोग डील करेंगे। पहला है सेंट्रल मॉलिक्यूलर कायरलिटी। सेंट्रल मॉलिक्यूलर कायरलिटी का बेस्ट एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऐसे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का स्ट्रक्चर प्लेन में हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि ये एक 3 ट्राइपॉड स्टैंड टाइप का होता है, और इसके ऊपर एक कार्बन इस तरीके से यहां पर खड़ा होता है। तो ये 3 कार्बन और एक यहां से कार्बन, तो ये 4 बॉन्ड होते हैं, और ये चारों बॉन्ड आपस में सिमेट्रिकल होते हैं। एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की डिस्टेंस इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। तो अगर यहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप दे दिया गया है, तो इसे हम लोग इस तरीके से बोलते हैं ABD, CABDE स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर इसमें से एक भी ABBD अगर एक भी पेयर आपस में सेम हो
तो इस टाइप का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं सिमेट्री के वजह से, यानी कि इसके मिरर इमेजेस भी सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है सेंट्रल कायरलिटी का कि एक सेंट्रल कार्बन एटम से जो 4 ग्रुप जुड़े हैं वो आपस में, कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं होना चाहिए, ए बी डी ई 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो इस टाइप के कार्बन सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर ऑफ कार्बन बोलते हैं। और चारों डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से ये एक नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसका मिरर इमेज हम लोग यहां पर देखें, इसका जो मिरर इमेज होता है, अगर 3 डायमेंशनल इमेज हम लें तो इस तरीके से हम लेते हैं, ए बी डी ई। अगर इसका मिरर इमेज हम लें, सपोज करें ये मिरर है, तो मिरर इमेज इसका ए बी ई और बी आएगा। अभी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में मिरर इमेज बनाना और ये सब बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, आगे जाकर आपको भी आसान लगेगा ये सारा चीज। लेकिन इसके बहुत सारे प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं, जिससे इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसका मिरर इमेजेस बनाना या उस स्ट्रक्चर का स्टडी करना काफी आसान हो जाता है, जो हम लोग फर्दर आगे करेंगे। ये हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूलर कायरलिटी का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड, जो कि एक्सियल मॉलिक्यूलर कायरलिटी है। इसमें हम लोगों ने पहले ही देखा है एलिन्स का स्ट्रक्चर। ये एलिन्स के स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये आपस में ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इस दोनों कार्बन कार्बन का, तो इस दोनों कार्बन कार्बन में ये पाई क्लाउड होगा, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये H और X इस तरीके से होगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। यहां पर एक मैं लंबा सा बॉन्ड देता हूं, हालांकि बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल ही होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है दोनों। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो इस तरीके से होगा, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। यहां पर ये H और यहां पर ये X, इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन ये पूरे एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए क्लाउड के लिए इसे ऐसे दिखाया गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, जिससे कि एक ये बॉन्ड बन रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से बन रहा है। तो इसमें देखें अगर हम लोग, तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 में और स्ट्रक्चर 2 में इस दोनों के प्लेन का डिफरेंस है, हाइड्रोजन और हेलोजन के प्लेन का डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, चूंकि ये इस तरीके से आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होता है, और इसमें स्टेरियो आइसोमर्स शो करता है। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेनर कायरलिटी का। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अ डिसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड प्लेनर मॉलिक्यूल may be considered as 2-dimensionally chiral 2D chiral।
यहां पर हम देखें कि ये 2 ब्रोमोक्विनॉल है, इसमें पारा पोजीशन पे ध्यान रखना है, पारा पोजीशन पे OH है और ये सिमेट्रिकल ना हो इसके लिए यहां पर एक ब्रोमीन ग्रुप दिया हुआ है। अगर इस पारा पोजीशन को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के रिंग से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि यहां स्ट्रक्चर 1 में दिखाया गया है और स्ट्रक्चर 2 में दिखाया गया है, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 जैसे हाइड्रोकार्बन रिंग से, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये एक प्लेन पर होता है और ये जो ऑक्सीजन एटम है इससे जो ये हाइड्रोकार्बन का रिंग है, ये रिंग इसमें एक हैंडल की तरह ऊपर मुड़ा हुआ होता है। सपोज करते हैं जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें ये हैंडल की तरह इस तरीके से ऐसे ऊपर मुड़ जाता है, इस प्लेन के ऊपर आता है और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर हमारा ये इस प्लेन में बेंजीन रिंग होता है और इस ग्रुप में हाइड्रोकार्बन के रिंग होते हैं जो इस तरीके से क्लोज्ड होते हैं। इस तरीके से आपस में बहुत सारे कार्बन आपस में एक रिंग बनाकर ऐसे क्लोज होते हैं। तो अगर इस बेंजीन रिंग पे हम ध्यान दें कि अगर इस बेंजीन रिंग पे ये ब्रोमीन या कोई डिससिमेट्रिकल ग्रुप अटैच ना हो, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंगली इस तरीके से अगर हम इसे कट करते हैं, इस तरीके से अगर कट करते हैं, तो ये इधर का प्लेन और इधर का प्लेन आपस में मिरर इमेज हो जाता है, जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगा। लेकिन इसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो किया जा सकता है इससे, जब हम लोग यहाँ पर एक डिससिमेट्रिकल ग्रुप ब्रोमीन देंगे। अब अगर हम इसे इस तरीके से इस प्लेन में कट करें, ये वर्टिकल प्लेन है और इसे इस तरीके से कट करें, तो इधर ब्रोमीन नहीं है, इधर ब्रोमीन है, जिस वजह से ये आपस में सिमेट्रिकल नहीं होता है। सो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ड्रॉ किया जा सकता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्टेरियो आइसोमर्स हैं। तो प्लेनर कायरलिटी में 2 टाइप के हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर ANSA टाइप, दिस इज कॉल्ड ANSA, एंसा टाइप। एंसा टाइप में जो बेंजीन रिंग है उससे सामने जो अटैच्ड ग्रुप है वो ऑक्सीजन है, मतलब एक नॉन कार्बन ग्रुप है। नॉन कार्बन ग्रुप यहां पर अटैच्ड हो तो इसे हम लोग ANSA टाइप बोलते हैं। और दूसरा है साइक्लोफेन्स। साइक्लोफेन्स में साइक्लोफेन में सेम थिंग होता है, लेकिन यहां पर वो 2 ग्रुप कार्बन ही होते हैं। इसे नॉन सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहां पर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डाल देते हैं और ये इस तरीके से हैंडल टाइप से आप समझ सकते हैं, ये एक प्लेन है, ऊपर ये हैंडल है, इसीलिए इसे हैंडल कंपाउंड भी कहीं कहीं पर बोला गया है। इस तरीके से हमारा एक CH2 सपोज करते हैं यहां पर ये एक ग्रुप अटैच्ड है। अगर इसके हम मिरर इमेज की बात करें तो इसका मिरर इमेज इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। यहां पर आप COH दे दें और यहां पर आप CH2 दे दें। अभी ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 2 स्ट्रक्चर होता है जो कि आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं और ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो प्लेनर कायरलिटी का मतलब है कि ये कंपाउंड हमारे एक प्लेन में है, ये कंपाउंड प्लेन में है, लेकिन इसमें जब हम एक एलिफेटिक रिंग यहां पर डालते हैं, इस एलिफेटिक रिंग के वजह से जो कि इस प्लेन से स्लिप आउट होकर बाहर आ जाता है, इस प्लेन से स्लिप आउट होकर प्लेन के बाहर आ जाता है, जैसा कि हमने यहां दिखाया। ये एक एलिफेटिक, ये बेंजीन का रिंग है और जब इसमें हम लोग पारा पोजीशन पे ग्रुप अटैच करते हैं, लंबा सा ग्रुप, तो ये बाहर निकल कर आता है और इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसे हम लोग प्लेनर कायरलिटी कहते हैं और ये 2 टाइप का होता है, एंसा टाइप और साइक्लोफेन टाइप। पहले बताया आपको कि एंसा टाइप में यहां पर एक हेट्रो ग्रुप होगा, अर्थात नॉन कार्बन ग्रुप होगा, और यहां पर साइक्लोफेन में हम लोग देखते हैं कि इससे जो अटैच्ड इमीडिएट अटैच्ड ग्रुप है वो कार्बन ही है, कार्बन के अलावा दूसरा कोई हेट्रो ग्रुप नहीं है। तो ये 2 टाइप के प्लेनर कायरलिटी के एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट है हेलिसिटी। हेलिसिटी में हम लोगों ने पहले भी देखा
कि दो टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज जो मूव करे उसे हम लोग राइट हैंडेड या पी हेलिक्स कहते हैं, और इसी का मिरर इमेज जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंडेड या इसे एम हेलिक्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल बाइफेनेंथ्रीन होता है। इसे अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेलिसिटी के बारे में हम लोग अलग से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में समझना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल लाइट वेव जो होता है उसका ई और एच फील्ड वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है और किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ई और एच फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो ई और एच फील्ड जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ई एच फील्ड डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन जब हम इसे एक पोलराइजर के थ्रू गुजारते हैं, जनरली निकोलस प्रिज्म यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, एक पोलराइजर से गुजारते हैं तो इसकी जो EH फील्ड होती है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड हो जाती है। तो चूंकि E और H जो है वो आपस में परपेंडिकुलर, सपोज करें ये E फील्ड है तो ये H फील्ड है, यहाँ पर ये E फील्ड होगा तो H फील्ड यहाँ होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अब चूंकि लाइट का प्रोपोगेशन इस साइड है तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये E फील्ड सपोज करें तो ये H फील्ड होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे हटा देते हैं, जस्ट एक E फील्ड को ही कंसीडर करते हैं, एक ही लाइन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से देखें अगर हम लोग यहाँ पर, तो इसका E और H फील्ड कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, किसी भी डायरेक्शन में E और H फील्ड हो सकता है। अगर इसे हम एक पोलराइजर से गुजारते हैं तो इसका E और H फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाता है। तो इसे हम लोग, और ये चूंकि E और H फील्ड एक प्लेन से बना होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन से एक प्लेन बन सकता है, तो इसीलिए हम लोग इस प्लेन के वजह से, इस प्लेन के कंसेप्ट के वजह से इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ये नॉर्मल लाइट है और ये पोलराइज्ड लाइट है और इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं क्योंकि ये एक पार्टिकुलर प्लेन में EH फील्ड इसका कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर हम इस इमेज की बात करें, यहाँ पर एक इमेज पहले से बनाया हुआ है, इस इमेज की बात करें तो ये हमारा लाइट सोर्स है, ये पोलराइजर है, ये हमारा पोलराइज्ड लाइट हुआ, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में हम लोग कंपाउंड्स डालते हैं, इस ट्यूब में हम लोग कंपाउंड्स, घुला हुआ लिक्विड डालते हैं, इस ट्यूब में लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड डालते हैं। अब अगर इससे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रॉस होता है और अगर इस लाइट में यहां से ओरिजिनली ये इस डायरेक्शन में था, पोलराइज्ड लाइट इस डायरेक्शन में था, और अगर इसमें थोड़ी सी रोटेशन हो, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे हम एनालाइजर के थ्रू, एनालाइजर में ये अपने आई से हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है यहाँ पर, तो ये जो अगर रोटेशन हो रहा है तो इसके अंदर जो डाला हुआ कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर यहाँ पर रोटेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी पार्टिकुलर कंपाउंड जो कि यहाँ पर फिल किया गया है उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन की गई है कि द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट with a particular angle in either clockwise direction or anti-clockwise direction is called optical activity। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एज ए यूनिट हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन को यूज करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड इन अ 1 डेसीमीटर ट्यूब, 1 डेसीमीटर ट्यूब, and
the concentration of compound taken here is 1 gram per ml. So the formula of this is lambda alpha, degree of rotation is alpha, at a particular wavelength lambda and a temperature T which is 25 degrees centigrade. Theta is observed angle, here it is written in degrees. L is length of tube in decimeter and C is concentration of liquid which is obviously in gram per ml. So this will give this will quantify the optical activity of any compound. If a specific degree of rotation of a particular compound alpha is greater than another compound, then it will be said that the compound with greater alpha is more optically active compound than compound with a lower alpha value. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम लोग सीख लें. फर्स्ट है कायरलिटी. कायरलिटी यहां लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को. A compound which is non-superimposable to its mirror image is called chiral, while a superimposable compound called achiral. Chiral center. अगर कार्बन की बात करें तो एक कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हों A, B, D, E, तो ये CABD फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसमें सिमेट्री नहीं होती है. इस वजह से ये कार्बन जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है. और यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स is called chiral carbon or asymmetric carbon and it is denoted by C star. Now we will see condition of optical activity. The minimum condition to show optical activity is molecular dissymmetry. इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हो. और इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग समझेंगे, फिर बाद में ज्यादा डिटेल से और आगे पढ़ेंगे. अब हम लोग सिमेट्री एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. अभी थोड़ा ब्रीफली ही पढ़ेंगे, बाद में सारा डिटेल्स जब हम लोग ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तब पता चलेगा कि इन सभी का यूज कैसा है. अभी जस्ट एक डेफिनेशन लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं. फर्स्ट है रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें CN बोलता है nth फोल्ड के लिए. nth फोल्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बेंजीन लें तो बेंजीन को अगर हम इस एक्सिस, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो दो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बनेगा, इससे जो दो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम स्ट्रक्चर होगा और वो सुपर इम्पोजिबल होगा एक दूसरे पे. इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर अगर हम देखें तो 360 बाई n का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, मतलब 60 डिग्री के रोटेशन से अगर हमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है तो ये C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है. फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया आपको. दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री में एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. यहाँ पे ये कंपाउंड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इससे परिचित हैं. ये सिस स्ट्रक्चर है और ये ट्रांस स्ट्रक्चर है. तो इस सब में ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है या नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है या नहीं वो अभी देखना है. वो देखना है तो अभी देखते हैं कि ये जो प्लेन, अगर यहाँ से हम लोग इसको, इस कंपाउंड को यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लेन बाइसेक्ट करें तो हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर एग्जैक्टली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आ जाता है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा. सिमिलरली ट्रांस मॉलिक्यूल की बात करें तो जिस प्लेन में ये ट्रांस मॉलिक्यूल है उसी प्लेन पर इसे बाइसेक्ट करते हैं. सपोज करें ये कार्बन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, इस प्लेन पर इसे बाइसेक्ट करते हैं
तो हाफ पार्ट इधर का और हाफ पार्ट इधर का बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। इससे हम लोग देखते हैं कि ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आ जाता है और इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड, सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम देखें यहां पर सिमिलरली, तो एक एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं कि इसी कंपाउंड में एक सेंटर ऐसा हो जिसके एक डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, सेंटर से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और सिमिलरली उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो हमें सेम डिस्टेंस पे सेम कंपाउंड मिलेगा। सिमिलरली यहां से इसी सेंटर से अगर हम इधर हाइड्रोजन मिलेगा। सिमिलरली इसी सेंटर से हमें यहाँ पर COH और COH मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। यहां पर आएगा हमारा ये इस तरीके से आएगा। तो यहां से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें आ जाएगा। तो इससे ये एक मेसो कंपाउंड है। ये अभी छोड़ देते हैं, अभी हम लोग एक्सेस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं जिसके लिए ये स्ट्रक्चर हमें काम में आएगा। फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होता है, हम लोगों ने ये देखा रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, इसको किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अबाउट 180 डिग्री, अगर C का वैल्यू N का वैल्यू 2 है तो 360/2 मीन्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर रोटेट करते हैं तो ये फ्लिप होके इस तरीके से होगा, यहाँ से ये फ्लिप होगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। और फर्दर इसका मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका अगर मिरर इमेज लें तो ये इस तरीके से आएगा। अभी हम देखें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 बिल्कुल सेम हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं इसको अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पहले उसको रोटेशन एक्सिस ऑफ किसी भी रोटेशन एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं CN से, फिर उसका मिरर इमेज लेते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर जो फाइनल 1 और 3 स्ट्रक्चर आया ये स्ट्रक्चर सेम है तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम 3 डायमेंशनल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को एक प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ करें और हमें यह भी पता चले कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे है। तो इसमें जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं वेज डैश फॉर्मूला। जो फर्स्ट मेथड है वो है वेज डैश फॉर्मूला। इस सॉलिड लाइन को वेज बोलते हैं और इस तरीके के लाइन को डैशेस बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग वेज डैश फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें 2 लाइन सिंपल लाइंस हैं, ये इस प्लेन पे बॉन्ड है, इससे जो जुड़े हुए ग्रुप या एटम्स होंगे वो इस प्लेन पर ही होंगे। इस प्लेन मतलब इस बोर्ड के प्लेन पर। ये जो डैश लाइन है ये बोर्ड के नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड बोर्ड के नीचे जाएगा। अब चूंकि ये टेट्राहेड्रल है तो पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड तो होगा नहीं, यहां से ये 120 डिग्री 109 पॉइंट सम डिग्री 109 पॉइंट सम डिग्री इस तरीके से, और ये वर्टिकली अपवर्ड नहीं होके थोड़ा एंगुलर मतलब अप द प्लेन होता है। तो जो वेज है वो अप द प्लेन, जो डैशेस है वो डाउन द प्लेन, और ये दोनों लाइन प्लेन में होते हैं। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर अगर डिनोट करें तो इसे हम लोग वेज डैश फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला में फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर एक लें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इस तरीके का एक कंपाउंड लें, इसमें ये कार्बन कायल है इस तरीके से, ये कंपाउंड है मेरा ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। तो यहां पर रूल्स 1 2 3 लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें, नोट करें।
तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग वो कैसे होता है उसको बताना है। ये CHO, इसका जब हम लोग यूपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इस तरीके से इसका नंबरिंग होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरीके से नंबरिंग होगा। तो इसमें जो कायरल कार्बन सेंटर है उसको इस क्रॉस पे रखते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ प्लस विद द कायरल कार्बन एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। सो ये जो C2 कार्बन है वो यहां पर आएगा। इस C2 के साथ एक साइड H, दूसरे साइड OH जुड़ा हुआ है, तीसरे साइड CHO और चौथे साइड CH2OH जुड़ा हुआ है। तो जो सेकेंड रूल है इसे ध्यान से पढ़िए। ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन विद फर्स्ट कार्बन C1 एट टॉप। सो C1 जो है, जो मेन चेन है उसको यहां पर रखना है, वर्टिकल लाइन में रखना है, और C1 है उसे टॉप पर रखना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा CH2OH और जो दो ब्रांच है H और OH। इस तरीके से हम लोग इसका एक फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इस H और OH को अगर हम लोग इस अपोजिट कर दें, रोटेट कर दें, H इधर और OH इधर कर दें, तो हमें इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है और वो इसी स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली मिरर इमेज स्ट्रक्चर होता है। इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो अप द प्लेन आते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वो डाउन द प्लेन जाते हैं ताकि ये यहाँ पर जो कार्बन है वो अपना टेट्राहेड्रल शेप बनाकर रख सके। अभी जो दो हम लोगों ने देखा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज डैश फार्मूला, वो बेसिकली सिंगल कार्बन कायरल सेंटर के लिए होता है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला इज वेरी मच इफेक्टिव, जिसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं मोर देन वन कायरल सेंटर्स के लिए भी। लेकिन जो सॉहर्स फार्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है ये बेसिकली एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर्स के लिए ड्रॉ किया जा सकता है। वो इस तरीके से है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें सॉहर्स फार्मूला का, तो इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि इसके जो बॉन्ड्स हैं इसको स्लाइटली हम थोड़ा ऊपर से एंगल से, इस तरीके के एंगल से देखते हैं। इस तरीके के एंगल से देखने पर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर टोटली इक्लिप्स स्ट्रक्चर या स्टैगर्ड स्ट्रक्चर या बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर फॉर्म में बन सकते हैं। अभी अगर मैं इसे B कर दूं और यहाँ पर D कर दूं तो ये टोटली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होगा, इक्लिप्स स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, टोटली इक्लिप्स स्ट्रक्चर होगा। इसी सॉहर्स फार्मूला से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं या इससे भी सिंपल स्ट्रक्चर से भी डिराइव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सामने का, यहाँ पर हम लोग जो व्यूइंग एंगल होता है वो इस प्लेन के इधर से देखते हैं। तो इस कार्बन से इस कार्बन का सेंटर बिल्कुल ढक जाता है। तो ये जो सामने का सेंटर है ये वाला कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और जो पीछे का सर्कल है वो इस कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और इससे जुड़े तीनों बॉन्ड इस तरीके से होते हैं और इससे जुड़े तीनों बॉन्ड इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसके भी बहुत सारे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम लोग स्टैगर्ड, इक्लिप्स, एंटी गाउच और ये सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा बहुत सारे। अब हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर और उसके मिरर इमेज या उसके दूसरे आइसोमर से, ऑप्टिकल आइसोमर से उसे अलग एक नाम दे सकें। तो बेसिकली ये दो टाइप से किया जाता है, एक डीएल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है और दूसरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। डीएल डेक्स्ट्रो लेवो सिस्टम, डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लेवो सिस्टम कहलाता है और ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव इसलिए क्योंकि इससे जिस किसी भी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर डी या एल असाइन करते हैं उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से रिलेटिवली कंपेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि ये डी है या एल है। ये दो टाइप के ग्लिसरॉल्डिहाइड हमें लेबोरेटरी में इनके स्ट्रक्चर्स पता चले हैं। एक है
इस तरीके से, जिसमें OH ग्रुप राइट साइड है और इसे हम लोग प्लस या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, और जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है इसे हम लोग L ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, the relatives configuration. This method is used to relate the configuration of sugars and amino acid by the help of enantiomers of glyceraldehyde. The configuration with plus glyceraldehyde has been assigned as D, and the compounds with the same relative configuration are also assigned as D, and those with minus are assigned as L. वही इसका मतलब है जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बताया कि जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें OH ग्रुप राइट साइड में है उसे हम D बोलते हैं, और जो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है उसे हम L बोलते हैं। अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें तो हम इस तरीके से देखते हैं, और इसका अगर हम मिरर इमेज लें तो जो कायरल कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप है, यहां पर OH ग्रुप नहीं होकर NH2 ग्रुप है, और अगर NH2 ग्रुप इस कंडीशन में हमारा लेफ्ट साइड है तो वो इस स्ट्रक्चर से यानी L वाले स्ट्रक्चर से रेसेम्बलेंस करता है, मेल खाता है, इसीलिए इसे हम लोग L स्ट्रक्चर, और इसका उल्टा जो राइट साइड में है इसे हम लोग D स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग रिलेटिवली करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का करते हैं, इसलिए ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब हम लोग सुगर्स के नोमेनक्लेचर की अगर बात करें, मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लें अच्छे से। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप और नोट कर सकते हैं। अगर हम लोग सुगर्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सुगर्स में बहुत सारे OH और CHO ग्रुप इस तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H और लास्ट में CH2OH। तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, जो लास्ट कायरल कार्बन होता है या जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, ये कार्बन लास्ट कार्बन होगा। आप जानते हैं नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, या फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th कार्बन होगा। तो जो लास्ट से पहला यानी कि पेनल्टीमेट, लास्ट से पहले पेनल्टीमेट C5 वाला जो कार्बन है, इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर इसमें OH ग्रुप राइट साइड है तो ये D स्ट्रक्चर होता है, और इसी का अगर मिरर इमेज हम यहाँ पर लें, सिर्फ मैं ये वाला कार्बन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर का आप खुद ही कर सकते हैं इजिली। और यहाँ पे ये वाला ग्रुप चूंकि लेफ्ट साइड है OH, तो इसे L स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस तरीके से हम जो सुगर्स हैं जिसमें कि बहुत सारे OH और H ग्रुप होते हैं, इस तरीके से उनको भी D और L बेसिस पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या RS कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। जिस टाइम हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया था तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक पोलरीमीटर का इमेज बनाया था। उसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसे जब हम लोग ट्यूब से क्रॉस करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जा रहा था, कुछ खास एंगल थीटा से ये लाइट रोटेट होता था। तो अगर ये लाइट राइट की ओर रोटेट हो तो ये डेक्स्ट्रस कंपाउंड यानी D स्ट्रक्चर कहलाता है, और अगर ये लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट हो तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन वो L कंपाउंड यानी LIVO स्ट्रक्चर कहलाता था। तो ये जो है ये कंप्लीटली लेबोरेटरी फैक्ट है, और किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्टली कि वो राइट रोटेटरी है या लेफ्ट रोटेटरी है, यानी कि वो डेक्स्ट्रस D है या L है, ये जानने के लिए हमें हर बार लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर के साथ हर बार लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। लेकिन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हर एक कंपाउंड को हम लोग हर एक n नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट, तो इन्हें पढ़ने के लिए हर एक बार उनके स्ट्रक्चर को हम लोग लेबोरेटरी में लेकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये RS मेथड डेवलप किया, जो कि ये R और ये S, R से राइट रोटेटरी और S से लेफ्ट रोटेटरी होता है, लेकिन ये R और ये S वो D और L से बिल्कुल डिफरेंट है। आप R और S को D या L समझने की कोशिश ना करें। R और S बिल्कुल ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये कभी भी आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। R भी L हो सकता है, S भी D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपस में इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो पता है नहीं, प्रैक्टिकली ये D है या L है, लेकिन हम लोग ऑन पेपर इसे R और S असाइन करते हैं ताकि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम लोग सोल्व कर सकें। तो R, S और D और L को एक समझने की भूल कभी ना करें। अब आते हैं हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं किसी भी कंपाउंड का, और इसमें पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि CIP रूल क्या होता है। CIP रूल जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, आप इससे पहले के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर CIP रूल एक्सप्लेन किया गया है। तो CIP रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें जो कार्बन में जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर फिशर फॉर्मूला के फॉर्म में लें तो इस तरीके से आएगा, तो A, B, D और E इस तरीके से आएगा, तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अब ये सेकेंड रूल बोलता है कि जो the lowest priority group is brought to the bottom of the Fisher projection by 2 or even simultaneous exchanges। इसका मतलब है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, सपोज करें यहाँ पर E जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो A, B, D और E ये यहाँ पर है, तो E मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसे हमेशा बॉटम में होना चाहिए। अगर ये बॉटम में ना हो, सपोज करते हैं कि अगर A, B, D यहाँ है और यहाँ पर यहाँ पर E है और यहाँ पर D है, अगर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है और E की प्रायोरिटी जो है वो 4th प्रायोरिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 स्विच करेंगे, इवन स्विच, या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस। अगर हम इसका एक एक्सचेंज करते हैं, तो जब मैंने डेफिनेशन में आपको स्टीरियो आइसोमर्स बताया था, स्टीरियो सेंटर के बारे में बताया था, तो वहां पर बताया था कि एक स्विच करने से वो एक दूसरा कंपाउंड बनता है जो इसका मिरर इमेज होता है। अगर साइमल्टेनियसली 2 स्विचेस कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे स्विचेस कर देंगे, तो फिर ये फिर से वही कंपाउंड आ जाएगा हमारा जो पहले था। तो यहाँ A आ जाए, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा, तो E को 4th प्रायोरिटी मिलेगा। तो हर केस में हमें ये करना है कि अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किसी भी तरीके से, यानी कि इवन नंबर ऑफ स्विचेस से, इसका आपस में स्विचिंग किया तो इसका भी करेंगे, स्विचेस से इवन नंबर ऑफ कंपाउंड को यहाँ ले आएंगे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी कंपाउंड है उसे यहाँ ले आएंगे। और अब हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अगर ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मेरा ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ ले रहा हूं B, A, D, E, और मेरी प्रायोरिटी यहाँ पहले से डिसाइड थी। यहाँ पर आप देखें A इज फर्स्ट प्रायोरिटी, B इज सेकेंड प्रायोरिटी, D इज थर्ड प्रायोरिटी एंड E इज 4th प्रायोरिटी। तो इसे हम इस तरीके से फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड की ओर एक एरो ड्रॉ करते हैं। आप देखें, अगर ये एरो मेरा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ रहा है तो ये एक S कंपाउंड होगा, और सिमिलरली अगर इसका एक मिरर इमेज हम लें तो A1 यहाँ आएगा, B2 यहाँ आएगा, D3 यहाँ आएगा, E4 यहाँ आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, ये 1 2 3 4 इज प्रायोरिटी ओनली, ABCD इज ग्रुप। सो यहाँ से अगर हम इधर ऐसे घूमते हैं तो ये मेरा राइट घूम रहा है, इसीलिए ये R कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड मेरा R है या कौन सा कंपाउंड मेरा S है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें।
ये अभी इरेज करते हैं हम लोग, यहाँ रब करते हैं इस साइड में, और कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं। तो सपोज करें ये कायरल कार्बन है CH3 C2H5 OH और H। अब हमें बताना है कि ये R है या S है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अभी जो रूल हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट 3 रूल पढ़ा है यहाँ पर 1 2 3, इस रूल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर R स्ट्रक्चर है या S स्ट्रक्चर है। किसी भी स्ट्रक्चर में इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल है उसे हमेशा फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सिंपली ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, OH है, H है, यहाँ पे CH2 है और CH3 है। इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर है। तो जो फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का जो रूल था उसमें ये था कि हम लोग जो 1 2 3 4 इस तरीके से नोमेनक्लेचर देंगे। जो ब्रांच जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिस्ट नंबर देना है, नोमेनक्लेचर तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो जो लोएस्ट कार्बन है उसे हम लोग यहाँ पर टॉप पे रखते हैं, वर्टिकल लाइन में लॉन्गेस्ट चेन रखते हैं और बाकी जो 2 ग्रुप है वो दोनों साइड रखते हैं। ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टली अप, जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर आता है, ये 2 लाइन प्लेन के नीचे जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है और इसका अगर हम एक मिरर इमेज लें तो उसका स्ट्रक्चर मेरा ये बनेगा। तो अभी हमें बताना है कि कौन सा मेरा R स्ट्रक्चर है और कौन सा S स्ट्रक्चर है। तो ये बताने के लिए हमें अपना रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको याद है कि सेंट्रल कायरल नंबर से जो ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, सॉरी जो एटम अटैच्ड है उस एटम का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन और यहाँ पर इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं CH2 और CH3। तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इस कार्बन से, कायरल कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है, वो सबसे ज्यादा है, तो ये फर्स्ट होगा। फिर इस C में और इस C में टाई अप होगा। तो नेक्स्ट इसके साथ देखेंगे, ये सिर्फ H है और यहाँ C है, तो ये वाला सेकेंड हो जाएगा, ये वाला थर्ड होगा और सबसे लिस्ट जो है ये इसकी प्रायोरिटी होगी। अभी जो मेथड हम लोगों ने बताया ये पार्ट ऑफ CIP रूल है, इसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले क्लियर किया है, अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फिर से बता दिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसको नीचे लाना है। तो इसको नीचे लाने के लिए इससे स्विच करेंगे। अगर एक स्विच करेंगे तो ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 स्विच करते हैं या इवन नंबर ऑफ स्विचेस करते हैं। तो जब स्विच करेंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। OH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। अब प्रायोरिटी हमें याद है 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड की तरफ जाना है। तो अभी देखें ये चूंकि राइट साइड रोटेट कर रहा है इसलिए ये स्ट्रक्चर R है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये R स्ट्रक्चर है। अगर ये R है तो इसका अगर ये मिरर इमेज है तो ये S स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फिर भी इसे हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि ये S स्ट्रक्चर है। तो क्या करें, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नीचे लाना है, स्विच कर दिए। यहाँ से स्विच करके जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर ये हो गया। OH यहाँ आया, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे C2H5 आया और यहाँ पे H आया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड की ओर गए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये सॉरी S है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये S है। अरे देखो ये S है, ये S है तो ये R होगा। तो ये राइट वर्ड रोटेट कर रहा है तो R होगा। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर S स्ट्रक्चर S आइसोमर है या R आइसोमर है। और ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को हमेशा कि R और S सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए है, प्रैक्टिकली वो कंपाउंड
डेक्स्ट्रो है यानी राइट रोटेटरी है या लिवो है लेफ्ट रोटेटरी है, ये RS स्ट्रक्चर से पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले भी हम लोगों ने जब स्टेरियो आइसोमर्स के टाइप्स देखे थे तो उस समय भी इनके टाइप्स हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक इनैंसियोमर्स और दूसरा डायस्ट्रियोमर्स। इनैंसियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और डायस्ट्रियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली इनैंसियोमर्स जो मिरर इमेजेस होते हैं तो उसमें से एक स्ट्रक्चर R स्ट्रक्चर होगा, एक आपका S स्ट्रक्चर होगा, और इसमें जब डायस्ट्रियोमर्स हम लोग देखेंगे तो इसमें मोर देन वन कायरल सेंटर की बात आएगी। तो इस तरीके से हम डायस्ट्रियोमर्स का भी अभी स्ट्रक्चर्स आगे डील करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स के दो टाइप हैं, इनैंसियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर्स, जो अभी हम लोगों ने देखा। इनैंसियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसे समझने के लिए बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिया। C2H5, यहाँ पर हम लोग H और Br ले सकते हैं। फिर इसका मिरर इमेज देखें तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर Br आएगा, ये CS3 आएगा, ये C2H5 आएगा। तो इसमें से मिरर इमेजेस का हमेशा ये प्रॉपर्टी होता है कि इसमें अगर एक स्ट्रक्चर R है तो दूसरा S होगा, या पहला अगर S है तो दूसरा R होगा। तो बहुत इजी हो जाता है फिर ये। और मिरर इमेजेस इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने आप पहले सीख ही चुके हैं, तो बहुत ही आसान है। इनैंसियोमर एंड वन स्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ये आपस में इनैंसियोमर्स है। अगर हम लोग डायस्ट्रियोमर्स की बात करें तो इसके लिए मोर देन वन कायरल सेंटर का कंपाउंड कुछ हम लें तो यहाँ पर CH3 CH2OH, यहाँ पर हम लोग OH, और इधर हम लोग इधर H, इधर OH और यहाँ पर Br, इस तरीके का एक कंपाउंड लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर 1 हुआ। देखें इसमें दो कायरल सेंटर है, तो अगर हम इसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो मिरर इमेज यहाँ पर ये मिरर है, इसकी मिरर इमेज अगर ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर। फिर अब हम क्या करते हैं कि एक कायरल सेंटर को वैसे ही रखते हैं और एक कायरल सेंटर को आपस में एक इंटरचेंज करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ वन स्विच से ये कंपाउंड बिल्कुल अलग हो जाता है, एक नया ऑप्टिकल आइसोमर बन के आता है। तो इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस OH को इस साइड और Br को अगर इस साइड कर लें, सिर्फ एक इंटरचेंज किया, दो इंटरचेंज नहीं। अगर इससे भी इंटरचेंज करते, दो इंटरचेंज करते, तो फिर इसका ये मिरर इमेज हो जाता है, ये वाला कंपाउंड आ जाता है। लेकिन वो नहीं करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ एक इंटरचेंज करना है। तो इससे जो कंपाउंड आया ये थर्ड स्ट्रक्चर आया, और इसकी भी मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ OH, यहाँ पर Br, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पर H और यहाँ पे CH3, ये फोर्थ स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए मिरर इमेज ड्रॉ करना आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है फर्स्ट स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इजी है। इसका रूल वर्टिकल लाइन जो है वो जैसे का जैसे है वैसे ही आ जाएगा। जो कंपाउंड इसके नियर है, मिरर के नियर जो कंपाउंड है वो मिरर के नियर ही आएगा, जो दूर है वो मिरर के दूर जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करना। आप देख लीजिए यहाँ पर भी जो वर्टिकल लाइन है वो सेम रखा गया है, जो मिरर के नजदीक है उसे मिरर के नजदीक रखा गया है। ये भी Br मिरर के नजदीक है तो इधर Br मिरर के नजदीक Br रखा गया है। H दूर है तो दूर रखा गया है। ये अगर रूल आप ओबे करें तो आप इजिली मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ये चारों नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो पहले डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ये फर्स्ट और सेकेंड, चूंकि मिरर इमेजेस है इसीलिए ये इनैंसियोमर्स है। तो इनैंसियोमर्स यहाँ पर जो है वो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो इनैंसियोमर्स है। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर भी इनैंसियोमर्स है, लेकिन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ,
सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ सॉरी, ये पेयर्स डायस्ट्रियोमर्स हैं। तो यहां से एक इनैंसियोमर्स और डायस्ट्रियोमर्स का कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं तो इनैंसियोमर्स हैं, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं तो इनैंसियोमर्स हैं। ये मिरर इमेजेस नहीं है, ये मिरर इमेजेस नहीं है, ये मिरर इमेजेस नहीं है और ये मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये आपस में डायस्ट्रियोमर्स हैं। इस तरीके से हम लोग इनैंसियोमर्स क्या है और डायस्ट्रियोमर्स क्या है इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। तो इनैंसियोमर्स और डायस्ट्रियोमर्स देखने में कभी ऐसा एक समय आएगा जिसमें हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3, CH3, OH, OH, H और H। ये एक पार्टिकुलर ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती है। इसके इस पार्ट के ग्रुप और इस पार्ट के ग्रुप एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग मेसो कंपाउंड्स बोलेंगे। और चूंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसलिए इसका मिरर इमेज और ये दोनों सुपर इम्पोजेबल होगा। इसका मतलब है दोनों एक ही कंपाउंड होगा, CH3 और CH3। स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर इक्वल कंपाउंड्स। इस तरीके से देखें अगर हम लोग तो मेसो कंपाउंड वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसके अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और भी हम लोग देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने देखा, अगर एक को हम स्विच कर दें, यहां पर OH कर दे, यहाँ H कर दे, ये CH3 कर दे, ये CH3 कर दे, तो अभी ये मेसो नहीं है। अभी अगर यहाँ से प्लेन हम लोग डालें तो ये OH है, इधर H है, तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये मेसो नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर थर्ड और इसका एक मिरर इमेज स्ट्रक्चर फोर्थ। तो यहां पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या जो है वो एक कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है। अगर दो कायरल सेंटर है तो एक जनरल मेथड है, जनरल फॉर्मूला है कि 2 to the power n जो है ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 to the power -n, और इसमें माइनस मेसो कंपाउंड्स अगर कर दें, नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड्स को माइनस कर दें तो वहां से, क्योंकि एक मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज दूसरा वो दोनों सेम ही हो जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड्स माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। इस तरीके से हम लोग मेसो कंपाउंड्स को क्या होता है, मेसो स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको सीखे। ये आप इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है वो है इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंसियोमर्स अगर मैं डिस्कस करूं, यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है इनैंसियोमर्स और डायस्ट्रियोमर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज का रिलेटिव स्टडी के लिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्वियसली सेम होता है क्योंकि आइसोमर है, आइसोमर का डेफिनेशन होता है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है अगर हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो, लेकिन अगर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनैंसियोमर्स की भी डिफरेंट होती है और डायस्ट्रियोमर्स की भी डिफरेंट होती है, तभी ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हो पाते हैं। डायपोल मोमेंट की बात करें तो इनैंसियोमर्स की सेम होती है, डायस्ट्रियोमर्स की डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी इनैंसियोमर्स की सेम होती है, डायस्ट्रियोमर्स की डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो इनैंसियोमर्स का सेम होता है। एक आर स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जो एस स्ट्रक्चर होगा वो सेम क्वांटिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आर या एस कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन डायस्ट्रियोमर्स का डिफरेंट होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी विद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स
इनएंशियोमर्स सेम टाइप से बिहेव करता है, डायस्ट्रोमर्स डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ इनएंशियोमर्स भी डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है और डायस्ट्रोमर्स भी डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है। ये सारा चीज बिल्कुल याद करने का नहीं है, आप जस्ट दिमाग में एक बार सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, इसका डिस्कशन फिर हम लोग आगे फर्दर कर सकते हैं। ये जस्ट एक सोचने से ही क्लियर हो जाता है। ये दो पैरामीटर्स हैं जिसे कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। फर्स्ट है ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी मीन्स अगर एक कंपाउंड है उसमें उसका आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों मौजूद है, तो कौन सा ये कितना ऑप्टिकली प्योर है, मतलब ये आर जैसा बिहेव करेगा या एस जैसा बिहेव करेगा, डेक्स्ट्रो जैसा बिहेव करेगा या लिवो जैसा बिहेव करेगा, ये पता करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें सिंपल है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर्स इनटू 100, और इनएंशियोमरिक एक्सेस डेक्स्ट्रो और लिवो का डिफरेंस का मोड डिवाइडेड बाय डेक्स्ट्रो लिवो टोटल, जो टोटल कंपाउंड है, इनटू 100। तो इस तरीके से हम लोग ये दो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। एक और चीज छूट रहा है, वो है रेसेमिक मिक्सचर। ये लास्ट में हम लोग डील कर लेते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस एक कंपाउंड है, इसमें अगर ये आर है और अगर इसका ये एस स्ट्रक्चर है, ये मिरर है, तो अगर ये आर और एस दोनों का 50-50% लेकर एक मिक्सचर बनाया जाए तो इसे हम लोग इन रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब चूंकि ये 50% जो कंपाउंड है ये या तो पॉजिटिव रोटेट कराएगा या नेगेटिव रोटेट कराएगा ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट को, ये उसका उल्टा कराएगा, और दोनों का अमाउंट 50-50% है, तो जो लाइट इस सॉल्यूशन से होकर गुजरेगा, रेसेमिक मिक्सचर के सॉल्यूशन से होकर गुजरेगा, वो एक बार 50% पार्ट के कारण अगर राइट रोटेट करेगा तो दूसरे 50% पार्ट के कारण लेफ्ट रोटेट कर जाएगा, और ये इक्वली होकर फिर फाइनली जीरो इफेक्ट होगा। इसलिए रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। तो दोस्तों ये फिलहाल इस टॉपिक का एंड है, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमर्स ये सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है, ये हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा है। हर एक कंपाउंड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके ऑप्टिकल या स्टीरियो एस्पेक्ट्स को भी डील करेंगे, तो आगे हम लोग सीखते ही रहेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।